अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 5 अपना करने जा रहे हैं फिजिक्स 301 सर्किट थ्योरी का। उम्मीद करती हूँ इससे पहले जो मैंने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे, और आप जो मैंने लास्ट लेक्चर 4, 3, 2, 1 ये जो सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना, आप लोग ये एक बार लाजमी जाके देखें, क्योंकि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन्हीं चैप्टर्स में, उन्हीं लेक्चर्स में है। यहाँ से लेक्चर 5 से हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एसी डीसी करंट वोल्टेजेस का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लेक्चर नंबर 2, 3 के अंदर सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के रिलेटेड काफ़ी कुछ है, और एग्जांपल्स भी मैंने उसमें सारी डिटेल में समझाई हैं, तो वो आप लाजमी एक दफ़ा जाके सुने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मजीद इस तरह आने वाली वीडियोज़ में आप तक शेयर हो सके। और कमेंट्स में भी बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा है। लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने सोर्सेज की टाइप्स पढ़नी है। सोर्सेज जरिया होता है, यानी कि अगर हम लोगों ने अपने सर्किट के अंदर से करंट को पास करवाना है, तो सर्किट के अंदर करंट को पास करवाने का जो जरिया वो हमारे पास वोल्टेज होता है, यानी कि हम पीछे से वोल्टेज लगाएंगे तो हमारा सर्किट के अंदर से करंट पास होगा। जिस तरह बैटरीज होती हैं, गाड़ियों में भी बैटरीज लगती हैं, इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें भी हम लोग अगर अर्जेंट करंट प्रोड्यूस करना हो तो बैटरीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि हमने इतने वोल्ट की बैटरी यूज की है जिससे अब इतना करंट हमारे सर्किट में से ड्रा होगा। जितनी बड़ी वोल्टेज की बैटरी होगी, ज्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी, जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा करंट सर्किट में से पास करेगा, और जितनी छोटी होगी, यानी कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन है ना, मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया था कि V का डायरेक्ट रिलेशन होता है I से, वोल्टेज का डायरेक्ट रिलेशन होता है करंट से। जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उतनी करंट ज्यादा होगी, और जितना वोल्टेज कम उतनी करंट कम होगी। इसी तरह अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ना है सबसे पहली चीज आइडियल वोल्टेज सोर्स के बारे में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आप लोग ये समझ लें कि आइडियल का मतलब ये है कि रिमेन सेम, कि सेम रहेगा वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब ये है कि आप लोग सर्किट के अंदर से जितनी मर्जी ज्यादा करंट की जो है वो ड्रॉन कर लें, निकाल लें। यानी कि आपके पास एक सर्किट आ गया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल 3 एम्पेयर की करंट लगी हुई है, या आप कर लें कि 4 एम्पेयर की करंट लगी हुई है, और उसमें से आप लोग 2 एम्पेयर की करंट निकाल लेते हैं। उसी सर्किट में 10 वोल्ट की बैटरी भी लगी हुई है। तो अब आपका ये सीन होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में मैं आपको सर्किट बना के बल्कि दिखा देती हूँ। ये आपके पास बैटरी है जो है 10 वोल्ट की, ये एक सर्किट है, ठीक है। और इस सर्किट में आपके पास जो करंट है वो लगी हुई है। यहाँ पे हम लोग अपनी करंट बता देते हैं कि इस जगह पे हमारी करंट है, कितनी करंट होगी हमारी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 एम्पेयर की करंट है, ठीक है। और अब हम लोगों ने क्या करना है कि इस 2 में से 1 एम्पेयर की करंट को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 रह जाएगा, क्योंकि 1 तो हमने करंट निकाल लिया 1 एम्पेयर को, तो पीछे 1 एम्पेयर रह गया। अब इस तरह का जो सर्किट होता है ना, जिसमें करंट की आप लोग जितनी मर्जी अमाउंट आप लोग सर्किट में से निकाल लें, लेकिन आपके वोल्टेज का कोई इफेक्ट ना हो, आपका वोल्टेज रिमेन सेम रहे, 10 है तो 10 का 10 ही रहे, चाहे आप पूरे के पूरे 2 एम्पेयर करंट को निकाल लें। इस तरह के जो सोर्स होते हैं उनको हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ये आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन याद करनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं करना। और डेफिनेशन क्या है कि जितना मर्जी करंट निकाल लें, वोल्टेज सेम रहेगा, तो वो क्या होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा। नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसा कुछ भी देखने वाला नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि y किस साइड पे होगा और x किस साइड पे होगा। इसका आगे इतना ज्यादा कंसेप्ट यूज नहीं हो रहा, आप लोगों ने बस सीरीज और पैरेलल को अच्छे से माइंड में बिठा के रखने और उसके फॉर्मूलाज को भी। यहाँ पे देखा जाए तो डीसी वोल्टेज सोर्स का उन्होंने सिंबल बता दिए कि अगर ये आपके सर्किट्स में आएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है। तो ये इस तरह का सिंबल जिस भी सर्किट में आएगा तो आपने समझ जाना है कि ये किस चीज का सिंबल है, ये डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है। बस ये आप लोगों ने रिवाइज रखनी है, बात याद रखनी है, ठीक है। और ये जो चीज होती है ना, जो बड़ी वाली लाइन होती है, इसको कहते हैं हम पॉजिटिव, और छोटी वाली को हम कहते हैं नेगेटिव। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं आइडियल करंट सोर्स। पहले हमने आइडियल वोल्टेज, क्योंकि हम लोग सोर्स की टाइप्स पढ़े हैं ना, जरियों की टाइप्स पढ़े हैं, तो उसमें पहले हमने वोल्टेज करंट सोर्स पढ़ा है, और अब हम लोगों ने आइडियल करंट सोर्स पढ़ना है। पहले हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स पढ़ा और अब हमने आइडियल करंट सोर्स पढ़ना है। जहां पे आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा ना, वहां पे मतलब ये होगा कि हमारा वोल्टेज सेम रहेगा चाहे हम जितनी भी करंट निकालें, और जहां पे आइडियल करंट सोर्स होगा वहां पे मतलब ये होगा कि हमारा करंट सेम रहेगा चाहे हम जितनी मर्जी वोल्टेज अपने सर्किट में से निकाल लें। इसका भी सेम वही कंसेप्ट है कि आप एक सर्किट बनाएं और 2 एम्पियर करंट दें और 10 वोल्टेज आप बैटरी वहां पे अप्लाई कर दें 10 वोल्ट की,
अब अगर आप 10 में से 5 वोल्ट निकालते हैं तो आपके करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 2 एम्पेयर ही रहता है, तो ये हम कह देंगे कि हमारा आइडियल करंट सोर्स है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, इनकी जस्ट डेफिनेशन से करनी है, इसलिए इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट वोल्टेज क्या होता है। तो डायरेक्ट वोल्टेज, ये आपको नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो वोल्टेज होता है जो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पे। एक सर्किट है हमारे पास, या ये कर लें कि आप लोगों ने एक ऐसी जगह पे बल्ब को ऑन करना है जहाँ पे लाइट वगैरह या तारों वगैरह का सिस्टम नहीं है, या टावर्स वगैरह नहीं लगे हुए, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो होते हैं वो नहीं लगे हुए। तो अब आप वहाँ पे लाइट भी ऑन करना चाह रहे हैं, बल्ब ब्लो करवाना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे? आप ऐसे करेंगे कि आप एक बैटरी को यूज करेंगे और वो कनेक्ट करके वायर्स वगैरह, तो वहाँ पे तब आप लोग एक बल्ब को ब्लो करवा सकते हैं। और अब डायरेक्ट वोल्टेज में इस एग्जांपल का मतलब ये था कि आप लोग अगर अपने सर्किट के ऊपर डायरेक्टली विदाउट एनी मैग्नीट्यूड, विदाउट एनी डायरेक्शन और विदाउट द टाइम अगर आप लोग वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, मतलब आप ये नहीं देखते कि टाइम क्या होगा तो मैंने वोल्टेज अप्लाई करनी है, या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 10 है तो 10 ही मैं अप्लाई करूं, पहले मैंने 10 की थी तो इसमें भी 10 ही करूं, या पहले मैंने 2 बजे किया था तो अब वाला भी 2 बजे ही करूं, या डायरेक्शन पहले मैंने लेफ्ट से एंटर किया था तो अब भी मैं नहीं। आप लोग चाहें तो जिस डायरेक्शन में, राइट से एंटर करें सर्किट में, लेफ्ट से एंटर करें, अप से डाउन से, जिस वे से भी आप सर्किट में एंटर करना चाहते हैं करें, मैग्नीट्यूड जितना लगाना है लगाएं, टाइम जो भी रखना है आप लोग रखें। तो ऐसे सोर्स को हम कहते हैं डायरेक्ट वोल्टेज, यानी कि डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई हो रही है विदाउट एनी मैग्नीट्यूड की आपको कोई फिक्र नहीं है, डायरेक्शन की कोई फिक्र नहीं है और टाइम की भी कोई फिक्र नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वोल्टेज। आगे हमारे पास है डायरेक्ट क्वांटिटीज। डायरेक्ट क्वांटिटीज भी डायरेक्ट वोल्टेजेस की तरह ही होती हैं। द क्वांटिटीज whose magnitude and direction do not change with time। डायरेक्ट क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं कि जिनका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, टाइम चाहे जितना मर्जी चेंज हो जाए, ठीक है, टाइम के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, टाइम जितना मर्जी चेंज हो जाए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो होती है हमारी डायरेक्ट क्वांटिटीज, जिनमें हमारे पास इसकी एग्जांपल में हम कर लेते हैं कि वी और आई आ गई। वी और आई डायरेक्ट क्वांटिटीज नहीं है ना, इनका मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन भी बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी इंक्रीज हो रहा है तो आई ने भी इंक्रीज ही होना है। आगे देख लेते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका टाइम के साथ रिलेशन होता है, मतलब वो टाइम के साथ चेंज हो रही होती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन उनका टाइम के साथ चेंज होता है। तो आपने डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में ये बात याद रखनी है कि डायरेक्ट क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होंगी जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, टाइम जितना मर्जी आपका चेंज होगा, आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होंगी जो टाइम पे डिपेंड करती हैं। देन है डिपेंडेंट और कंट्रोल। अच्छा, ये जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं इनके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लें, क्योंकि पॉसिबल है कि पेपर में कोई डेफिनेशन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सके या एमसीक्यूज में, अदरवाइज इसका इतना नहीं है, बस आप लोग इसको ना रिवाइज कर लें। डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेज, ये कौन सी सोर्सेज होती हैं? इस लेक्चर में हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ने हैं और ये थोड़ा बोरिंग लेक्चर है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर को आपके लिए ईजी और इंटरेस्टिंग बनाऊं। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेज वोल्टेज कौन से होते हैं। एक होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, इसके नेम से आपको पता चल रहा होगा कि ये वो वाला वोल्टेज सोर्स होगा जो कि वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा होगा। और दूसरा है करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तो इसके भी नेम से आपको पता चल रहा होगा कि ये वो वाला वोल्टेज सोर्स होगा जो करंट को कंट्रोल करेगा। तो बिल्कुल यही बात है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स वो वाला सोर्स होता है जिसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है ना वो वोल्टेज कंट्रोल करती है, और जो करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है उसमें मैग्नीट्यूड करंट कंट्रोल करती है। बस इसमें आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। नीचे ये जो रिप्रेजेंटेशन दी हुई है ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दें, ये पेपर में ही आती। तो जो पेपर में आता है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही करवाऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम है और मैं आपके सारे लेक्चर्स भी अपलोड करने हैं। अच्छा जी, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अब हमारे पास एग्जांपल आ गई है, पिछले लेक्चर में भी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी और इस लेक्चर में भी हमारे पास अब एग्जांपल्स आ गई हैं। तो देख लेते हैं कि अब हमने इस एग्जांपल में क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने हमें दे दी है, ये क्या है, अब आपको अच्छी तरह ये पता तो चल ही गया होगा कि ये हमने एक बैटरी लगा दी है, ये वाला सारा एरिया बैटरी के जिसकी ना 10 वोल्ट, यानी कि हमने यहाँ पे वोल्टेज दी है 10 वोल्ट की। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, और ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। ये सिंबल रेजिस्टेंस का था ना, अगर वो इस तरह गोल गोल होता तो वो इंडक्टेंस का होता, और अगर इस तरह होता तो वो कैपेसिटेंस का होता है या कैपेसिटर का होता, लेकिन अब इस तरह है तो ये रेजिस्टेंस है। और साथ में हमें कैसे पता चला ओम लगा हुआ है, ये तो रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला है, तो हमने इसका नाम रख दिया कि ये है आर। और 10 वोल्ट की बैटरी भी है हमारे पास। यहाँ पे हमें वो क्या क्या रही है, अब आर भी है, वी भी है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ का जो था V इक्वल्स टू आई आर। वी हमारा इक्वल होता है आई आर के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो वो आर बीच में जो है ना कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है। रेजिस्टेंस,
तो ये आप लोग लेक्चर देख लें ओम्स लॉ वाला, अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही तो। खैर यहाँ पे देखें 10 वोल्ट, वी की हमारे पास वैल्यू क्या है 10, और आर की वैल्यू भी हमारे पास है, ये आर ही है ना रेजिस्टेंस, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। ये बातें अब आप लोगों ने खुद, आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा तो आप लोगों ने खुद माइंड में रखना है कि ये वी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, ये आई की वैल्यू है, तो ये आप लोगों ने सही से करना है तो ही आपका आंसर आएगा। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करें, वी भी है हमारे पास, आर भी है, वी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, ऐसे करें कि यहाँ पे अब हम पता चल गया कि सर्किट में आई नहीं है, मतलब हमने आई फाइंड करना है, आई को उठा के इधर ले आए, ये हो जाएगा वी बाय आर। अब इसके अंदर आप वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, v क्या है 10 और r क्या है 3, 10/3 करेंगे तो आपके पास 3.33 मिली एम्पियर आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आपको सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों ने ना सिंपल सॉल्व करना है, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड बना भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कैलकुलेट द करंट। यहाँ पे उन्होंने खुद हमें बता दिया कि आप लोग करंट इस सर्किट में कैलकुलेट करें, ना भी बताते तो हमें पता चल रहा था क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंसेस भी अवेलेबल है, वोल्टेज भी है, लेकिन करंट नहीं है, मतलब हमने करंट ही फाइंड करना है। और किस फॉर्मूला से फाइंड करना है, V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूला से, ओम्स लॉ के फॉर्मूला से। यहाँ भी आई फाइंड करना है तो आई उठा के हम इधर ले आएंगे, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो आई उठा के इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल्स टू V बाय आर। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, मैं तभी आपको कहती कि ये वाला फॉर्मूला आप लोग अच्छे से रिवाइज रखें क्योंकि ये आने वाले लेक्चर्स में काफी ज्यादा आपको यूजफुल साबित होगा आपके लिए। यहाँ पे भी सेम एज इट इज करना है। पहले आप लोगों ने ये चीज देख लेनी है कि अब दो रेजिस्टेंसेज आ गई है, तो ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखिए इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट आपस में कंबाइन है, यूं आमने सामने नहीं। अगर यूं दो रेजिस्टेंसेज लगी हुई थी आमने सामने तो मतलब ये पैरेलल है, ये बीच में कोई वो डॉट सा होता है रेड कलर का, तो अब ये तो इस तरह लगी हुई है मतलब कि ये पैरेलल है, सॉरी सीरीज में है। तो अब हम इनको कर देंगे प्लस, सीरीज का रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होता तो हम सीरीज का वो फॉर्मूला लगाते हैं जो हमने रेजिस्टेंस में पैरेलल वाला किया था, लेकिन फिलहाल रेजिस्टर लगा हुआ है तो हम लोगों ने 3 को प्लस कर देना है, 2 में 5 आ जाएगा। और इसकी एक डायग्राम आप लोगों ने बनानी है कि अब हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे उसी फॉर्मूला में, I इक्वल्स टू V बाय आर, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगला सर्किट है, ये भी सेम एज इट इज है। आप लोगों ने जस्ट देख लेना है कि ये सीरीज में या पैरेलल है। अच्छा अब यहाँ पे एक कंसेप्ट क्रिएट होता है कि ये दोनों तो एक दूसरे के आमने सामने है, मतलब ये तो पैरेलल होंगे, नहीं ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है पैरेलल, क्योंकि दरमियान में कोई रेड कलर का नोड नहीं आ रहा। हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ा था ना कि इस तरह का अगर दरमियान में यूं करके नोड आए तो हमारा पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ पे तो दरमियान में कोई नोड नहीं आ रहा, मतलब ये वाली वायर इसके साथ जुड़ी हुई है और ये वाली वायर इसके साथ जुड़ी हुई है, इसका एंड इसके स्टार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों सीरीज में। आपने इनको दो दो पकड़ के सीरीज में सॉल्व करना है। 25 में 10 प्लस करेंगे 35 में 5 प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। और फिर इसको आप लोगों ने एक ही रेजिस्टेंस बना के लिख देना है, एंड देन आपने आई फाइंड करना है, V बाय आर 40/40 करेंगे तो 1 एम्पियर आंसर आ जाएगा। आई का लिखने का जो तरीका होता है ना, आई के आपका जो आंसर आता है यानी कि करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो जब भी आपने आई का आंसर लाना है तो 1 एम्पियर आएगा आपका आंसर, ठीक है। और जब भी रेजिस्टेंस का आंसर आएगा तो वो ओम्स में आएगा आपका। ये आप लोगों ने नोटेशन साथ लाजमी लगानी है, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे और अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके इंस्ट्रक्टर पे, उसको पता चलता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे उन्होंने हमें कहा है कि आप लोगों ने R1 फाइंड करना है, वही फॉर्मूला लगेगा V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला। पहले हम लोग जस्ट सिंपल उसमें से आई फाइंड कर लिया करते थे, तो अब उन्होंने हमें कह दिया कि आप लोग R फाइंड करें। आई उन्होंने हमें दे दिया 5 मिली एम्पियर और V हमें दे दिया 10 वोल्ट। अब हमने R फाइंड करना है, R को उठा के हम ले आएंगे जी इधर इस जगह पे, और अब हम कर देंगे कि V बाय आई है हमारा, V की वैल्यू 10 है, 10 को ऊपर रखे और I 5 है नीचे रखे, यूं कर लेना। अब इस पेंसिल से लिखा नहीं जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 2। और मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपने 7 ओम लाजमी लगाना है और करंट फाइंड करने के बाद 7 एम्पियर लाजमी लगाना है। यहाँ पे हमारे पास अब आ गया नेक्स्ट कि आप लोग V फाइंड करें। V फाइंड करने के लिए भी वही फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, वो तो सीधा सीधा लगेगा, कोई मजीद आपको बीच में एक आधा स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट I की वैल्यू पुट करें और R की वैल्यू पुट करें तो आपके पास V आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये एग्जांपल सब समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों सीरीज में 5 प्लस 10 करेंगे 15 आ जाएगा, और यहाँ पे भी V फाइंड करना है, वही V इक्वल्स टू आई आर 15 और I2 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 वोल्ट। और V का जब भी देखिए ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप लोगों ने I की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जो भी वैल्यू आएगी आपने उसके साथ A लाजमी लिखना है। और जब भी आप लोगों को कहा जाए कि अब आप लोग रेजिस्टेंस फाइंड करें, उसका जो भी आंसर आता है आप लोगों ने ओम साथ लाजमी लगाना है। और अगर बात की जाए कि आप वोल्टेज फाइंड करें तो उसके आंसर के साथ आपने V लाजमी लगाना है। ये बातें कोई भी नहीं बताता, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग ये बातें माइंड में रखें, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं और इंस्ट्रक्टर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।
देखिए, जो पढ़ाने वाला होता है उसको आउटपुट भी अच्छा ही चाहिए होता है, क्योंकि उसने इनपुट अच्छा दिया हुआ होता है, और इंस्ट्रक्टर्स भी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जिस तरह हमने इनको पढ़ाया है ये हमें पेपर में उसी तरह से आउटपुट भी दे, हमें रिजल्ट भी उसी तरह से मिले। जिस तरह हम अब आपको गाइड करते हैं, आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाते हैं, तो हमें ये होता है कि आप लोगों के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए, सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल्स को। इसी तरह जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उनका भी यही दिल करता है कि आप अच्छे से उनको आउटपुट दें। तो आप जब अच्छे से हर एक पॉइंट को क्लियरली डिफाइन करेंगे तो इससे इंस्ट्रक्टर। अच्छा जी, तो एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स इन द सर्किट। इसमें हमने क्या करना है कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोगों ने अपना करंट कैलकुलेट करना है। अब इस सर्किट के अंदर देखिए कितने रेजिस्टर्स हैं, 6 रेजिस्टर। आपको देखने से ये एग्जांपल बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी कम्प्लेक्स नहीं है। आप लोगों ने सबसे पहले इस तरह का कोई सर्किट आए तो आप लोगों ने क्या करना है, सारी रेजिस्टेंसेस को काउंट कर लेना है। कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, जैसे इस सर्किट में 6 है और सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है। सारी रेजिस्टेंसेस को काउंट करने के बाद अब आप परेशान हो रहे होंगे कि आए अब हम हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे करंट फाइंड करेंगे, तो कितना लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और पता भी नहीं चल रहा कि कैसे करना है। तो आपने जस्ट ये ट्रिक आप लोगों ने यूज करनी है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को सीरीज और पैरेलल के सर्किट समझाए थे ना, बिल्कुल एज इट इज वही कंसेप्ट यूज करते हुए आप लोगों ने दो दो को उठाना है, सॉल्व करते जाना है, और इसका एंड रिजल्ट सिर्फ एक रेजिस्टर रह जाना चाहिए। और उस एक रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप करंट फाइंड करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हर रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगी। कैसे करना है, तो आपने जस्ट ये ट्रिक आप लोगों ने यूज करनी है कि जिस तरह मैंने आप लोगों को सीरीज और पैरेलल के सर्किट समझाए थे ना, बिल्कुल एज इट इज वही कंसेप्ट यूज करते हुए आप लोगों ने दो दो को उठाना है, सॉल्व करते जाना है, और इसका एंड रिजल्ट सिर्फ एक रेजिस्टर रह जाना चाहिए। और उस एक रेजिस्टर के अक्रॉस जब आप करंट फाइंड करेंगे तो वो आपकी ऑटोमेटिकली हर रेजिस्टर के अक्रॉस हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने सीरीज पैरेलल का कंसेप्ट यूज करके सब को कंबाइन किया हुआ होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने जिस तरह हम सीरीज और पैरेलल में करते थे, कोई सी दो उठानी है। फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि ये वाला बीच में से खत्म हो गया, एक लाइन रह जाए, सिर्फ ये 2 वाली रह जाए, जो इसका आंसर है वो रह जाए। तो हम सबसे पहले इसको, वैसे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसको करते हैं ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए। ये देखें 6 और 3 एक दूसरे के आमने सामने, दरमियान में दो नोड्स भी लगे हुए, इधर भी एक नोड है, मतलब ये पैरेलल है। 6 को मल्टीप्लाई करें 3 से और डिवाइड कर दें 6 + 3 से, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप लोग एक सर्किट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। जैसे आपका आंसर 2 आया है तो अब आप लोगों ने उस सारे की जगह पे 2 लिख दिया। अब आप लोग फिर से देखें, ये 2 और ये 2 आपस में पैरेलल है, ये सीरीज में है, ऑब्वियसली बात है सीरीज में है तो एक दूसरे के इस तरह ही लगे हुए आमने सामने। लेकिन यहाँ से आप लोग देखें कि फर्स्ट का एंड पॉइंट और सेकंड का स्टार्ट पॉइंट कंबाइन है, तो 2 + 2 करें, सीरीज का फॉर्मूला लगाएं तो 4 आ जाएगा। इसको भी सर्किट में अच्छे से रिप्रेजेंट करें। देन आप लोग क्या करें कि अब आप लोग यहाँ से इसको देख लें। ठीक है, ये इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्ट पॉइंट, दरमियान में इनके कोई भी नोड नहीं है, तो हम इन दोनों को देख लेंगे कि सीरीज में 3 और 1 को ऐड करें तो 4 आ जाएगा। अब 4 और 4 को देख लीजिए पैरेलल है, कैसे पता चला, दरमियान में नोड भी और एक दूसरे के आमने सामने भी है। तो 4 को मल्टीप्लाई 4 से करें और डिवाइड 4 + 4 कर दें, 2 आ जाएगा। 2 और 6 को देख लीजिए, 2 और 4 को देख लीजिए, जिसको भी आप लोग देखेंगे दोनों से सेम सॉल्व होगा। 2 और 4 को देख लेते हैं, 8 आ जाएगा। अब 8 को आप लोग 6 में इसी तरह ऐड करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर आएगा 14 आपके पास आंसर आएगा, और ये आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक सो, नहीं 14 नहीं 12 आपके पास आंसर है। मतलब आप लोगों ने इसी तरह करना है कि दो दो को उठा के ना सॉल्व कर लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आपके पास ये आंसर आ गया 12 के ओम, यानी कि यहाँ पे अब जो टोटल रेजिस्टेंस निकली है वो 12 के ओम है, और जो हमारे पास वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। आर की वैल्यू भी एक आ गई और वोल्ट की वैल्यू भी एक आ गई। तो अब हम लोगों ने वही फॉर्मूला लगाना है करंट को फाइंड करने के लिए, V = IR, ओम्स लॉ का फॉर्मूला। आई उठा के इधर ले आएंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। V/R हो जाएगा, V को ऊपर रखें, R को नीचे रखें, सॉल्व करें तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आप लोगों ने एम्पेयर्स में रिप्रेजेंट करना है। आगे फिर से फाइंड करंट थ्रू सर्किट, ये भी सेम वही कंसेप्ट यूज होगा, सेम एज इट इज आप लोगों ने इसी तरह करना है। बीच में से इस लाइन को खत्म करने के लिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको इसके साथ करना है, इसको इसके साथ करने, सेम बात है। हम इसको देख लेते हैं 6 के साथ, 6 को 3 के साथ आप लोग सॉल्व करें। अच्छा, ये बड़ा होता है कि जो समझाने वाले होते हैं ना वो भी सेम एज इट इज वही कर रहे होते हैं। पहले क्या है, ये देते हैं कि आप इसको इसके साथ करनी है, इसको इसके साथ कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन करते वो वही है जो आपके वो हैंड आउट्स में लिखा होता है। ये मुझे भी बड़ी बात होती थी कि आप इस तरह क्यों नहीं करते कि आप जिस तरह कह रहे हैं वैसे ही करके दिखाएं। तो आप खुद प्रैक्टिस करें इस चीज को, आप लोग खुद देखेंगे 4 को 3 से करें या 6 को 3 से करें तो आपके पास सेम एज इट इज आंसर आएगा। और इस चीज को आप खुद प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों का आंसर इससे रेलिवेंट कैसे आ रहा है। अगर आपको ये आपके पास ये वाला आंसर ना आ रहा हो इसका सही, तो फिर ये वाली एग्जांपल मैं आपको खुद समझाऊंगी,
वरना ये एग्जांपल आपके पास होमवर्क है, ये आप लोगों ने हर अल्टरनेटिव मेथड के साथ सॉल्व करके देखना है कि आपके पास किस मेथड से ये ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो रही है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एग्जांपल आपने खुद करनी है और कमेंट्स में आके बताना है कि आपसे ये हुई है या नहीं। आगे वोल्टेज डिवाइडर्स एंड करंट डिवाइडर्स। वोल्टेज डिवाइडर्स क्या होते हैं और करंट डिवाइडर्स क्या होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज और पैरेलल और ओम्स लॉ के बाद दिस इज एन अदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो ये आप अच्छे से समझिए। एनी सीरीज सर्किट इन अ वोल्टेज डिवाइडर द IR ड्रॉप्स आर प्रोपोर्शनल पार्ट्स ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों ने ना एक बात अच्छे से माइंड में बिठा के रखनी है कि जो सीरीज सर्किट होता है ना, सीरीज में जो भी सर्किट आपका सीरीज में लगा हुआ होगा, जो भी सर्किट आपका सीरीज में लगा हुआ होगा वो आपके पास हमेशा वोल्टेज डिवाइडर होगा। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि सीरीज सर्किट आपके पास हमेशा वोल्टेज डिवाइडर होगा। ये बात आपकी MCQs में भी आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर में होता है और आपका पैरेलल सर्किट करंट डिवाइडर में होता है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, अच्छे से याद रखिएगा कि सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर होता है और पैरेलल सर्किट हमेशा आपका जो होता है वो करंट डिवाइडर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है सीरीज वोल्टेज डिवाइडर्स। ये आपके एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट में भी कभी कभार पूछ लेते हैं और ये आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चंस में भी कभी कभार दे देते हैं कि ये अब आप लोग इसको बताएं कि सीरीज वोल्टेज डिवाइडर रूल से होगा या करंट डिवाइडर रूल से होगा। तो ये आपको फिर पता होना चाहिए कि सीरीज जो होगा वो वोल्टेज डिवाइडर होगा। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी कि आपके लिए मिड टर्म में क्या चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और किस तरह से आप लोगों ने करना है, और एमसीक्यूज के ऊपर भी मैं आपकी प्रिपरेशन की वीडियो बना दूंगी मिड्स के लिए, और मैं आपको मेथड भी बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी कि अगर आपके पास सर्किट आ गए तो वो आपने कैसे सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितने जल्दी जल्दी आप सब्सक्राइबर इंक्रीज करेंगे ना, इसी तरह मैं आपके लिए मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इसके लिए अच्छी सी एक वीडियो भी बनाऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं सीरीज वोल्टेज डिवाइडर, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्किट में देख लेना है। अगर वो सर्किट आपका सीरीज डिवाइडर वाला हुआ, यानी कि वोल्ट सीरीज वाला सर्किट है, तो मतलब वहां पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा, और वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा मतलब उसका कोई फॉर्मूला भी होगा, तो उसका फॉर्मूला ये है कि उसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल के लिए V इक्वल्स टू R बाय R मल्टीप्लाई V, RT मल्टीप्लाई बाय VT। ये कैसे है, ये अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा, एग्जांपल करवाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4K ओम रेजिस्टर। इसमें वो कह रहे हैं कि आपने इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है। ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस है, ये आपने फाइंड करना है। ये रेजिस्टर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये सीरीज में लगा हुआ है, ये अच्छा, इस एग्जांपल में इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पे बस आपको ना वही वोल्टेज रूल के बारे में, वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि आपने उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, इसके अक्रॉस 4K ओम के अक्रॉस, ये क्वेश्चन में उन्होंने बता दिया। हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ये बात माइंड में रखनी है कि जिस चीज के अक्रॉस आपने वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है उस चीज को आप लोगों ने नहीं लिखना, अपने फॉर्मूला में उस चीज को आपने यूज ही नहीं करना। हालांकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फाइंड तो हमने इसके अक्रॉस करनी है, तो हमने इसी को फॉर्मूला में नहीं लिखना आप लोगों ने इसको फॉर्मूला में, इसके अलावा जो आपके पास मौजूद होगी ना आपने उसको यूज करना है और वोल्टेज को यूज करना है। अब फॉर्मूला हमारा है R बाय RT मल्टीप्लाई VT, ये फॉर्मूला है हमारे पास। आप लोग R कहें इसको, ये आपके पास R है, और RT अब आपके पास कैसे आएगा, ये अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि RT कैसे आया, जो इन्होंने 10 लिखा हुआ है, आपने इसको RT नहीं समझना। ये आपके पास वोल्टेज है जो VT की जगह पे आएगा, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज है जो VT की जगह पे आएगा। RT आपके पास कैसे आएगा, ये आपका सीरीज में लगा हुआ है। आप इस नोड को छोड़ दें, यहाँ पे इस नोड को ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि ये सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज का फॉर्मूला क्या है, 6 + 4 करते हैं तो 10 आता है। अब RT की वैल्यू आपके पास 10 आ गई। अब आपको फॉर्मूला आता होगा तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, और ये और आप ये भी तो पुट कर सकते थे, लेकिन हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल में याद रखना है कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है वोल्टेज ड्रॉप, उसको नहीं लिखना, दूसरी रेजिस्टेंस को लिखना है। R ऊपर 6 आ जाएगा और डिवाइड में 6 + 4 जो हमने किया है वो आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई VT हमारे पास 10 है, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मजीद आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, ये एग्जांपल यहाँ इस एग्जांपल में ये वाली लाइन बड़ी कम्प्लेक्स लगती है कि हाय अब ये हम कैसे सॉल्व करें, तो ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह आप लोगों ने सॉल्व करना है। पहले आप इस लाइन को ना उठा के सीधा कर लें, जो उन्होंने टेढ़ी की हुई आप लोग सीधा कर लें ताकि आपके लिए ना और इजी इसमें हो जाए, आपको पता चल जाए कैसे करना है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें छोटे से ब्लॉक्स बने हुए होते हैं वो आमने सामने सॉल्व हो रहे थे, कोशिश किया करें कि पहले आप लोग उन्हीं को सॉल्व किया करें ताकि आपकी बस लाइन जो है ना वो सीधी हो जाए और इजी हो जाए आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना।
12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड में 12 को 12 के साथ प्लस करेंगे। आपको पता चल ही गया होगा कि ये पैरेलल में है, ये सीरीज में नहीं है। और इसको पैरेलल के फॉर्मूला से सोल्व किया तो 6 आ गया। अब 6 और 2 को सोल्व करेंगे सीरीज के फॉर्मूला से तो 8 आ जाएगा। 8 आ गया तो फिर इसको मजीद इसी तरह सीरीज पैरेलल से सोल्व करके आप लोग एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और उस एक रेजिस्टेंस को बना के वोल्टेज की वैल्यू भी आपके पास V12 वोल्ट मौजूद है। तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ से उन्होंने जस्ट सिंपल हमें कहा था कि आप लोग करंट फाइंड करें, तो करंट फाइंड कर लेंगे। I इक्वल्स टू वही फॉर्मूला ओम लॉ का, V इक्वल्स टू IR। करंट फाइंड करने के लिए I इस साइड पे ले आएंगे और V बाय R हो जाएगा। V में उसकी वैल्यू पुट करें और R में उसकी वैल्यू पुट करें, सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने पावर डिसिपेशन का कहा है। पावर डिसिपेशन भी मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ाई थी, पिछले लेक्चर्स में जाके आप लोग सुन सकते हैं अगर सुनना चाहते हैं तो। यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको इस क्वेश्चन में कि पावर डिसिपेशन फाइंड करें, तो पावर डिसिपेशन फाइंड करने के फॉर्मूलाज भी मैंने पढ़ाए थे, उम्मीद करती हूँ याद किए होंगे आपने। ये फॉर्मूला लगा के पावर डिसिपेशन भी फाइंड कर लें। V की वैल्यू 12 वोल्ट मौजूद है, I की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, वो भी इसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास पावर डिसिपेशन की भी वैल्यू आ जाएगी। ये था आज का हमारा लेक्चर। ऑलमोस्ट हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है और ये मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लेक्चर भी था और आपके लिए कम्प्लेक्स भी था, मगर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, उम्मीद करती हूँ। समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसके बारे में भी आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।